हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड नंबर 1 सब्जेक्ट संस्कृत भाषा सજ્જતા। સંસ્કૃત સબ્જેક્ટ તમારા માટે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી રહ્યો છે, તો આજે આપણે એનું થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન यानी શું છે ભાષા સજ્જતા વિશે જાણીશું। तो कोई भी लैंग्वेज लो, इसमें पहले क्या आती है? वर्णमाला। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट आता है, तो संस्कृत में भी वर्णमाला आती है। और वर्णमाला के अंदर पहले आता है वर्ण, यानी वो अकेला होता है। फिर उसके वर्ण के अंदर दो आते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अकेला होता है, स्वर को हम अकेला ही उच्चार करते हैं, पर जब व्यंजन बोलते हैं तो उसके अंदर स्वर मिल जाता है और उसके साथ होता है, तो हम उसको बाद में देखते हैं। पहले संस्कृत को सब बोलते हैं कि बहुत हार्ड लैंग्वेज है, पर ऐसा नहीं। आपके लिए फर्स्ट टाइम आई है, पर इजीली लैंग्वेज आप थोड़ा समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थोड़ा ही बेसिक है, बाद में तो अंदर का जो व्याकरण यानी ग्रामर आएगा वो हम बाद में सीखेंगे, पर पहले थोड़ा जो बेसिक होता है, उसके अल्फाबेट होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, वो हम जान लेते हैं। और आप हर रोज संस्कृत में बोलते हो। जब भी हम सुबह उठकर भगवान की प्रेयर करते हैं, आप स्कूल में आते हो प्रेयर करते हो, या हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, सभी में लैंग्वेज के अंदर संस्कृत भाषा का ही उपयोग होता है। तो यानी संस्कृत सबसे टॉप लेवल की भाषा है, तो उसका आज हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि भाई क्या होता है। तो वर्णमाला आती है, उसमें आता है स्वर और व्यंजन। स्वर में 3 आते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर यानी अ, छोटी, छोटा ऊ, ऐसे स्वर आते हैं वो ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर में आते हैं बड़े वाले के आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, ये सब कुछ दीर्घ स्वर। और संयुक्त वो अभी हमारे में नहीं आए, जब आएगा तब मैं आपको उसी टाइम बताऊंगी। और व्यंजन, व्यंजन का भी मैंने आपको आगे बताया क्या होता है। तो कि व्यंजन अकेला कभी नहीं होता है, वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। हम अ बोलते तो हमें खाली अ ही सुनाई देता है, पर जब हम राम लिखते हैं तो र बोलते तो र भी सुनाई देता है और अ भी सुनाई देता है। तो र व्यंजन हुआ और पीछे अ सुनाई देता है, वो स्वर हुआ। तो देखो दोनों की सहायता से ही हम र को बोल सकते हैं। राम देव, स्वर की सहायता से हम व्यंजन को बोल सकते हैं। और एक बात याद रखने की है कि जो संस्कृत भाषा है, उसमें मेन होता है धातु। धातु यानी नम लिखा है, तो ये मेन धातु का रूप है। इसको हम अलग अलग प्रत्यय लगाएंगे ना, तो इसका वो क्रियापद बन जाएगा। यानी क्रियापद का मूल रूप है वो क्या होता है? धातु। धातु हमें पता चल जाए तो उसको हम अलग अलग प्रत्यय लगाने के बाद क्या बन जाएगा? क्रियापद। इसके बाद इधर आता है कि हमारे संस्कृत के अंदर कितने स्वर है, कितने वोवेल है, कितने व्यंजन है, यानी कितने कॉन्सोनेंट है। तो आज मैंने पूरा यहाँ आपको एक बार लिखकर दिखाया, और ये आपको भाषा सज्जता का हेडिंग लगा के आपकी नोटबुक के फर्स्ट पेज पर ये आपको पहले लिखना है कि एक संस्कृत के अंदर कितने स्वर आते, कितने व्यंजन आते हैं, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक थोड़ी छोटी सी नोट बनाकर लिखा है, तो आप अपनी संस्कृत की नोटबुक के फर्स्ट पेज पर आप ये लिख देना। मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ, देयर आर 13 वोवेल इन संस्कृत। तो 13 कौन कौन से है? तो फर्स्ट आता है अ, आ, ई, री, ली। और ये दोनों है ना, वो ज़्यादातर यूज नहीं होते। संस्कृत में थोड़ा यूज होता है, बाकी 2 लैंग्वेज में नहीं आते, पर हमें 13 स्वर बताने, इसलिए मैंने अभी लिखा है उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारे 13 स्वर हो गए। तो ये आपको याद रखना है। कभी भी कोई हमें पूछे भाई संस्कृत के 13 स्वर यानी वोवेल के आप नाम बताओ, तो हमें सब याद होना चाहिए। उसके बाद आता है व्यंजन, देयर आर 33, ये 13 है और एक 33 है कॉन्सोनेंट यानी नॉन वोवेल इन संस्कृत। वो कौन कौन से आते हैं? तो ये मैंने 33 लिखे, मैंने सबके नीचे लाइन की है, तो उसको हलंत बोलते हैं। कि जब वो अकेला होता है, जब वो मिल जाता है तो ये निकल जाती है, नहीं होती है, अकेला होता है तब ये हलंत उसके साथ होता है। तो आता है क, ख, ग, और अंग, च, छ, ज, और ट, ठ, ड,
अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, श और ह। यानी टोटल हमारे 13 हुए। और ये पीछे के 5 है उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक के, जिसका उच्चारण हम नाक के द्वारा करते हैं। तो ये हमारे 5 अनुनासिक है, तो वो हमें वो भी याद रखेंगे। और लास्ट में मैंने लिखा है टोटल देयर आर 46 लेटर इन संस्कृत, यानी हमारी पूरी वर्णमाला कंप्लीट हो गई। तो जब भी हम संस्कृत सीखेंगे उसका बेसिक होगा, हमें इतना पता होगा तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसका परफेक्ट उच्चार भी हमें पता होना चाहिए। तो इस साइड का आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, पर आपको आपकी नोटबुक के फर्स्ट पेज पर भाषा सत्ता ऐसा हेडिंग लिखना है। और मैंने जो भी नोट लिखी है वो पूरी आपको उसमें लिख देनी है। और इस साइड हम लेसन नंबर 1, आप बोलेंगे मैडम पहले तो वो आता है वंदना, प्रेयर आती है, तो आप लोग फर्स्ट टाइम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट हम वंदना लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम पहले छोटे लेसन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट लेसन आता है चित्रपदानी 1। ये वंदना देखो हमारे इंडेक्स के पहले दी है, यानी ये हमारे सिलेबस के आगे रखी है। तो वंदना हम पढ़ेंगे, आपने प्रेयर गाई हुई है, आप सबको गाना आता है, पर उसका ट्रांसलेशन क्या होता है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर हम फर्स्ट टाइम संस्कृत पढ़ रहे तो हम पहले छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा लेसन नंबर 1 है चित्रपदानी। लेसन नंबर 1 चित्रपदानी। इसके अंदर आप देखो यहाँ पर लिखा है एषः और इधर लिखा है शः, ये दो है। एषः इसका मीनिंग होता है दिस, और सः इसका मीनिंग होता है डेट। संस्कृत में दिस यानी आपको एषः बोलते हैं और डेट को क्या बोलते हैं? सः। तो हमारे फर्स्ट पेज पर हमें छोटे छोटे सेंटेंस दिए कि एषः शुकः। अब शुकः का मीनिंग आपने यहाँ पिक्चर देख लिया तो आपको पता चल गया कि भाई पैरोट है, पर आपको ऐसे याद नहीं रखना है। पेपर में आप कोई भी जगह जाएंगे तो आपको ऐसे संस्कृत में पूछेंगे कि भाई शुकः, उसी टाइम आपको पिक्चर नहीं दिया होगा तो आपको शुकः का क्या मीनिंग होता है वो आपको याद रखने का है। तो यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे? शुकः, मयूरः, श्वानः, सिंह, गजः और अश्वः, ये सब नाम है और नाम के वर्ड मीनिंग आपको लिखने होंगे। तो वर्ड मीनिंग आपको जब पता होगा तो आप उसका ट्रांसलेशन आराम से कर पाएंगे। संस्कृत में क्या होता है, ज़्यादातर ट्रांसलेशन आता है, पर ये सबके मीनिंग अगर आपको याद होंगे तो आप आराम से वो कर पाएंगे। और दूसरी एक बात ये रखें कि आगे के पेज में हम जाएंगे तो वहाँ भी दूसरे वर्ड का मीनिंग भी दिस और डेट होगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो हर एक का अलग होता है। हमारा फर्स्ट पेज है वो सारे वर्ड कैसे पुल्लिंग वर्ड है, तो उसमें दिस और डेट आता है। तो यहाँ पर हम पहले उसका मीनिंग लिखेंगे शुकः। बराबर है। पैरोट होता है श्वान, श्वानः तो डॉग। फिर आता है गजः, उसका मीनिंग होता है एलिफेंट। ये हमारे इस साइड के मीनिंग हुए। अब इधर आता है दूसरा सामने वाले पार्ट का मयूरः, सिंह, ये आपने देखा मयूरः, आप खाली रेकॉर्ड
ये हमारे डेट का जो साइड है उस पर एक 3 नाम लिखा है। मयूर उसका होता है पीकॉक, सिंह का होता है लायन और अश्व का होता है हॉर्स। बराबर है। तो आपको तो पहले वर्ड मीनिंग याद होने चाहिए कि भाई ये जो संस्कृत में नाम लिखे, सुक्का को क्या बोलते हैं, स्वान को क्या बोलते हैं, गजा को क्या बोलते हैं, मयूर को, सिंह को और अश्व को। बराबर है। तो ये हमारा वर्ड मीनिंग का सेक्शन हो गया। इसके बाद हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन का पार्ट हम ऐसे लिखेंगे। આપણે આ પેજ પર ના વર્ડ मीनिंग જોયા। मैंने वर्ड पर लिखा था, वो आपने देखा कि सुक्का को क्या बोलते हैं, स्वाना को, गजा को। अब हम उसकी वो लाइन का ट्रांसलेशन लिखेंगे। संस्कृत में ऐसे आता है कि ज़्यादातर ट्रांसलेशन ही होता है। तो फर्स्ट हमारा है एषः शुकः। अगर मैंने आपको मीनिंग पूछा या अनुवाद या ट्रांसलेशन मैंने कुछ भी पूछा तो आप लिखेंगे कि एषः शुकः का मीनिंग होता है दिस इज अ पैरोट। तो ये उसका ट्रांसलेशन हुआ। तो आपको नोटबुक भी कैसे लिखना है मैंने आपको बोर्ड पे लिखकर दिखाया है। ऐसा देखो, इस साइड मैंने दिस वाले सेंटेंस लिखे, नीचे मैंने डेट वाले लिखे। यहाँ पर दिस वाले का दूसरा है एषः स्वानः, तो उसका मीनिंग क्या होगा, दिस इज अ डॉग। बराबर है। थर्ड सेंटेंस आता है एषः गजः। गजः का मीनिंग होता है एलिफेंट, तो हम लिखेंगे दिस इज एन एलिफेंट। एलिफेंट आता है तो एक ही जगह क्या आ जाएगा, एन। ऐसे दूसरी साइड पर डेट वाले है, सह का मीनिंग होता है डेट और मयूर का मीनिंग होता है पीकॉक। तो हम उसको ट्रांसलेशन में कैसे लिखेंगे, डेट इज अ पीकॉक। सेकंड आता है सह सिंह, डेट इज अ लायन। सह अश्वः, अश्व यानी हॉर्स, तो उसका हम लिखेंगे डेट इज अ हॉर्स। तो ऐसे हमारे इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। आपको नोटबुक में सेम ऐसे लिखना है। अगर आपकी नोटबुक का पेज बड़ा है तो आप बीच में से 2 पार्ट करके इस साइड दिस वाले, दूसरी साइड डेट वाले, ऐसे आप लिख सकते हो। दूसरा पेज निकालो, पेज नंबर 4 पर। 4 पर देखो लिखा है टॉप पर एषः और सा। तो यहाँ पर भी ऐसा का मीनिंग दिस होगा, सा का मीनिंग डेट होगा। आपको लगेगा कि मैम ने फर्स्ट पेज पर भी दिस और डेट लिखा था, तो हाँ, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग वाले वर्ड है। आगे के फर्स्ट पेज पर हमने जो वर्ड पढ़े वो पुल्लिंग वर्ड थे, तो इसमें भी नजदीक वाला होता है तो दिस, दूर वाला होता है तो डेट। तो इस पर ऐसा का होगा दिस और सा का होगा डेट। फर्स्ट हमारा है बालिका। बालिका यानी गर्ल। सेकंड वर्ड है उत्पीठिका, उसको बोलते हैं टेबल। गीता यानी गर्ल का नाम है। यहाँ पर आप गीता उसका स्पेलिंग लिखेंगे। बाजू के पेज पर देखो प्रतिमा लिखा है। प्रतिमा में आप स्टैचू भी लिख सकते हो और आइडल भी लिख सकते हो। सेकंड वर्ड है सज्जिका, उसका मीनिंग होता है 5। पूजा, पूजा नेम है गर्ल्स का, तो आप पूजा का स्पेलिंग लिख देना। अब वापस हमने जैसे फर्स्ट पेज का ट्रांसलेशन किया था ना, वैसा मैं दूसरे पेज का भी मैं आपको ट्रांसलेशन करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ मैंने 2 पार्ट कर दिए, इस साइड दिस वाले सेंटेंस और इस साइड डेट वाले। एषः बालिका, दिस इज अ गर्ल। एषः उत्पीठिका, तो उसका होता है दिस इज अ टेबल। एषः गीता, तो दिस इज अ गीता। और देखो मैंने हर एक के पीछे ऐसे स्टैंडिंग लाइन की है, उसको संस्कृत में फुल स्टॉप बोलते हैं। और जब हम इंग्लिश लिखेंगे तो उसके पीछे हम डॉट करेंगे, वो हमारा फुल स्टॉप। तो लैंग्वेज में भी ध्यान रखा जाता है। दूसरा इस साइड का आता है सा प्रतिमा, डेट इज एन आइडल। आपको इसकी जगह स्टैचू लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। सा सज्जिका, उसका मीनिंग होता है डेट इज अ फाइल। फाइल को हम संस्कृत में सज्जिका बोलते हैं। सा पूजा, और उसका होता है डेट इज अ पूजा, यानी गर्ल का नाम है तो हम उसको पूजा ही लिखेंगे। तो ये हमारे आज चित्र पदानी 1 के फर्स्ट पेज।
फर्स्ट पेज वाले सारे वर्ड पुल्लिंग वर्ड है और पीछे के सेकंड पेज के सारे वर्ड स्त्रीलिंग वर्ड है। तो आप ये दोनों पेज में कंफ्यूज मत होना कि मैम ने ऐसा था तो भी दिस लिखा, ऐसा था तो भी दिस लिखा। तो ये दोनों के अभी और एक थर्ड पेज आएगा, उसमें भी दिस और दैट आएगा। तो जब हम उसका पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। तो आज आप होमवर्क में दोनों पेज लिखना, जो मैंने आगे नोट लिखी थी, स्वर कितने, व्यंजन कितने, आप वो पहले लिखना। फिर नए पेज पे चित्र बदानी वन लिखना और मैंने जो फर्स्ट पेज के वर्ड मीनिंग लिखे थे वो लिखना, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन। फिर सेकंड पेज के वर्ड मीनिंग, उसके नीचे उसका ट्रांसलेशन। तो आप संस्कृत की नोट ऐसे तैयार करना। थैंक यू।